नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइटों पे काफ़ी कॉमन है और इससे जुड़े बहुत सारे खतरे भी होते हैं और इससे प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। यह हॉट वर्क में आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें नेक्ड फ्लेम होता है और इसमें हम लोग जानने वाले हैं। आइए देखते हैं कंटेंट। एक तो वेल्डिंग इंट्रोडक्शन देखेंगे, वेल्डिंग क्या होता है, और उसके बाद टाइप ऑफ वेल्डिंग देखने वाले हैं, फर्दर टाइप उसके देखने वाले हैं। आर्क वेल्डिंग के बारे में हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। उसके बाद आर्क वेल्डिंग के क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइटों पे, तो इसीलिए हम लोग आर्क वेल्डिंग को फोकस करने वाले हैं। आर्क वेल्डिंग में क्या सेफ्टी होनी चाहिए, आर्क वेल्डिंग का सर्किट कैसा होता है, उसमें क्या हैज़ार्ड्स होते हैं आर्क वेल्डिंग में, वो देखने वाले हैं। उसमें क्या फ्यूम और गैस निकलते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक शॉक का क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे और ये कैसे लगता है। उसके बाद आर्क रे के बारे में देखने वाले हैं, फायर एंड एक्सप्लोजन के बारे में जानने वाले हैं, नॉइज़ के बारे में जानने वाले हैं, इसके क्या हेल्थ हजार्ड होंगे उसके बारे में जानने वाले हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स देखने वाले हैं कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए और प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या लेने चाहिए। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग क्या होता है, जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है वेल्डिंग के लिए। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे स्विच करना है, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जो टॉपिक लिखा है उस पर क्लिक करने से उसके टाइम पे आपको उस पॉइंट पे लेके चला जाएगा और आप वही केवल खास पार्ट ही आप देख पाएंगे। तो ऐसे आपको सर्च करने के लिए या नेविगेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वेल्डिंग होता क्या है। वेल्डिंग एक ऐसा मटेरियल को ज्वाइन करने का प्रोसेस है जिसमें हम लोग उस मटेरियल को सूटेबल टेम्परेचर पहुंचा के और चाहे तो उसके ऊपर प्रेशर लगा के या बिना प्रेशर के ही हम लोग दोनों को जोड़ते हैं। और ये दोनों को जोड़ने के दौरान चाहे तो हम फिलर मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। वेल्डिंग जो है वो परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं बोल्टिंग होता है, रिवेटिंग होता है, तो इस तरह के जॉइंट अलग अलग होते हैं। बोल्टिंग जो है वो एक टेम्प्रोरी जॉइंट है, जब चाहें तब उसे खोल सकते हैं, जबकि वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट बनता है। यह ऑटोमोबाइल बॉडीज़, एयरक्राफ्ट फ्रेम, रेलवे वैगन, मशीन फ्रेम, स्ट्रक्चरल वर्क, टैंक, फर्नीचर, बॉयलर, जनरल रिपेयर वर्क, शिप बिल्डिंग वर्क, हर जगह आप देखेंगे तो ज़्यादातर आर्क वेल्डिंग या वेल्डिंग का यूज़ किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं इसके टाइप। यह मेनली दो टाइप का होता है। एक तो प्लास्टिक वेल्डिंग या इसे प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है, और दूसरा होता है फ्यूज़न वेल्डिंग या इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहा जाता है। तो प्लास्टिक जो वेल्डिंग होता है इसमें दो मटेरियल को हीट किया जाता है और जब तक कि प्लास्टिक स्टेट ना आ जाए, मतलब कि मेल्ट नहीं होना है, वो प्लास्टिक स्टेट आ जाएगा, उसके बाद उसको हम लोग फोर्स करके दोनों को चिपका देंगे, यानी कि दोनों चिपक जाएगा, दोनों सट जाएगा। फिर फोर्स लगा के दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है कि यह नॉन प्रेशर वेल्डिंग होता है। इसमें हम लोग किसी मटेरियल को हीट करते हैं, तब तक हीट करते हैं जब तक वो मेल्ट ना हो जाए, मतलब कि वो पूरी गल ना जाए, और फिर दोनों को एक साथ मिला देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद फिर जब वो हार्ड होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो दोनों चिपक जाते हैं। तो इसके एग्जांपल है गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। जबकि प्लास्टिक वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग का एक एग्जांपल है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब इसी के अंदर बाकी और भी फर्दर क्लासिफिकेशन होंगे, जैसे आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग क्या है? एक फ्यूजन वेल्डिंग है। इसमें कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसको टीआईजी बोलते हैं, ऊपर वाले को एमआईजी बोलते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग्स वेल्डिंग। उसके बाद असिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जांपल हैं बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड परक्यूजन वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के कुछ एग्जांपल हैं फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूज़न, एक्सप्लोसिव, और ये कुछ नए टेक्निक भी यूज किए जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम और लेज़र का भी यूज किया जा रहा है। तो मेनली दो क्लास होते हैं और उसके अंदर ही ये सारे आते हैं।
कुछ रिलेटेड प्रोसेस वेल्डिंग होता है, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन भी क्या है, एक तरह का आप देखें तो वो फ्यूजन वेल्डिंग है, उसको दोनों को मेल्ट करके और दोनों को चिपकाते हैं। आर्क कटिंग है, हार्ड फेसिंग है, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है। तो आइए अब जानते हैं कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है। तो आर्क वेल्डिंग जो है ये बहुत ही कॉमन यूज होता है साइटों पे, और मेटल के दो पीसों को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि वेल्डर जो है एक आर्क क्रिएट करता है, और जिससे कि जो बेस मेटल है वो गलता है और फिलर मेटल भर के और वहाँ पे दो मेटल को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये दो पाइप है, और दोनों पाइप के बीच में हम लोग दोनों को जोड़ दिए एक फिलर मेटल से, जिसको हम लोग ये टैक वेल्डेड कहते हैं। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि पूरा इसका किया जा रहा है, इसको रूट पास और स्ट्रिंग बीड भी बोलते हैं, और ये यहाँ पे फाइनल वेल्डिंग हो गया है। तो इस तरह से वेल्डिंग किया जाता है आर्क वेल्डिंग। अब आइए जानते हैं कि आर्क वेल्डिंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में आपको एक वेल्डिंग जनरेटर होगा, जो कि डीसी हो सकता है या एसी हो सकता है ना। उसके बाद उसमें 2 केबल निकलेंगे, एक तो आपको वर्क के लिए निकलेगा और एक आपको इलेक्ट्रोड के लिए निकलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड होल्डर होगा, जिसमें इलेक्ट्रोड को पकड़ा जाएगा ताकि वेल्डिंग हो पाए। और उसके बाद उसमें जो होल्डर में पकड़ेंगे उसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और वायर बूस होगा, जो कि क्लीन करने के लिए स्लैग्स को। चिपिंग हैमर होगा, जो कि वेल्डिंग मशीन के ऊपर हम लोग चिपिंग करते हैं ताकि उसमें कुछ जो स्लैग्स है वो निकल जाए बाहर। इलेक्ट्रोड होगा। उसके बाद वायर बूस होगा, जो कि फ्लक्स मटेरियल को वहाँ से रिमूव करेगा। चिपिंग हैमर होगा, जो कि फ्लक्स मटेरियल को वहाँ से रिमूव करेगा वेल्डिंग से। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है और ये इलेक्ट्रोड है जो इसमें पकड़ा गया है। ये इसको आर्क बोलते हैं क्योंकि यहाँ से स्पार्क जनरेट होता है, मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और यहाँ से जंप होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसको आर्क बोलते हैं। ये हमारा वर्क पीस है। ये हमारा वर्क केबल है, यानी कि आप देख रहे हैं ये जनरेटर से यहाँ पे आया हुआ है। और एक जो है अपना इलेक्ट्रोड वायर होता है, जो इलेक्ट्रोड केबल बोलते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रोड होल्डर से होके फिर रिटर्न मशीन को आता है। तो ये है वेल्डिंग मशीन के सारे पार्ट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेटल आर्क वेल्डिंग है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसमें वेल्डिंग होता है। ये वर्क प्लेस है, गैसियस, उसके ऊपर चारों तरफ फ्लक्स मटेरियल्स हैं, और मेटल एंड स्लैग से यहाँ पे मेल्ट होता है और दोनों सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। आर्क वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करते हैं ताकि दो मटेरियल को हम लोग जोड़ सकें। आर्क वेल्डिंग जो है बहुत ही कॉमन मेथड है जिससे हम लोग दो मेटल को जोड़ते हैं, यानी कि वेल्डिंग करते हैं। अब आइए जानते हैं आर्क वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में। आर्क वेल्डिंग एक बहुत ही हजार्डस एक्टिविटी है। अगर हम इसमें सेफ तरीके से काम किए, सफिशिएंट मेजर्स लिए, कंट्रोल मेजर, प्रोटेक्शन लिए, तब जाके इसके पोटेंशियल हजार्ड्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये आर्क वेल्डिंग का सर्किट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे आर्क वेल्डिंग में एक पावर सोर्स लिया जाता है, जो कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, और ट्रांसफार्मर जो है इसमें कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर जो है एक इलेक्ट्रोड होल्डर है लगा रहता है। ये रिटर्निंग केबल है, और फिर जो है यहाँ जब दोनों को पास में ले आते हैं तो एक आर्क बनता है, और आर्क बनने से वहाँ पे मेटल मेल्ट हो जाता है, जिसके चलते वेल्डिंग होता है। आइए जानते हैं हैजार्ड्स इन आर्क वेल्डिंग। तो पोटेंशियल हजार्ड्स इन आर्क वेल्डिंग आर फ्यूम एंड गैस। जो वेल्डिंग के दौरान जो गैस और फ्यूम निकलता है उसके चलते भी बहुत सारे हेल्थ हजार्ड होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक, हो सकता है आपको बिजली का झटका लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक भी एक हजार्ड है। उसके बाद आर्क रे, जब ये आर्क बनता है तो इसमें से बहुत सारे किरण निकलते हैं, तो आप देखेंगे आप ऐसे अपने आँखों से नहीं देख सकते। अगर आप अपने आँखों से, खुली आँखों से देखते हैं तो आपको वहाँ पे आर्क आई हो सकता है, यानी कि आपका आँख लाल हो सकता है। जहाँ वेल्डिंग होता है हो सकता है कि वहाँ पे एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर हो सकता है वहाँ पे फ्लेमेबल गैस हो, तो उससे वहाँ पे आग लगने का या एक्सप्लोजन होने का चांस हमेशा रहता है। उसके बाद जो है नॉइज़,
यानी कि जब वेल्डिंग होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा साउंड भी निकलता है, तो हो सकता है उसमें आपको कान को भी नुकसान पहुंचाए। उसके बाद हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हमारे शरीर के टच में आता है तो हमारा हाथ या जो भी पार्ट आए वो जल सकता है। ये है फ्यूम एंड गैसेस। जब फ्यूम और गैसेस हमारे फेफड़े में जाता है तो वहाँ पे तरह तरह की बीमारी पैदा कर सकता है। हवा के डायरेक्शन में आपको अपना फेस रखना है ताकि उसके गैस जो है, जहरीली गैस से आपके नाक में न जाए। कहीं अगर हम लोग इनक्लोज जगह पे, ऐसे रूम वगैरह में काम कर रहे हो जहाँ पे आप गैस उसका बाहर ज़्यादा निकलने का चांस नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोड होगा उसके ऊपर जो फ्लक्स मटेरियल लगे रहेंगे उसका हम लोग MSDS देख के और हम पता कर सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है। अगर ज़्यादा खतरनाक है तो क्या प्रिकॉशन लिए जाना चाहिए, उसमें लिखा रहेगा MSDS में, तो उसी के अनुसार हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। अब अगला खतरा है इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक जानलेवा है। कभी भी हमको इलेक्ट्रिक लाइव पार्ट्स को टच नहीं करने हैं। जो वेल्डिंग मशीन में जो ट्रांसफार्मर रहता है वो, उसमें दो तरह के सर्किट होते हैं। एक तो जो हम तार बोर्ड से लेके आते हैं, यानी कि जो हमारा प्लग है, और ये जो है वेल्डिंग का निकल जाता है। तो प्राइमरी वोल्टेज ये जो फर्स्ट है जिसको हम पावर सोर्स से लेके आते हैं, जहाँ पे हमारा बोर्ड रहता है मेन स्विच, और इधर हमारा वेल्डिंग मशीन है, ठीक है। तो अभी हमारा ये प्राइमरी सर्किट हो गया, ये सेकेंडरी सर्किट हो गया। तो प्राइमरी वोल्टेज जो है 230 टू 440 वोल्ट जो है इसके अंदर रहता है। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है ना कि वोल्टेज को ये ट्रांसफार्मर ड्रॉप करता है। आप तो जानते ही हैं कि ट्रांसफार्मर या तो वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 60 टू 110 वोल्टेज इसका कर देता है। और लेकिन यहाँ पे जो वेल्डिंग होता है तो करंट का फ्लो ज़्यादा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ा दे तो करंट जो है घट जाएगा, करंट घट जाए तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो उसी के अनुसार जो है यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वेल्डिंग के दौरान वो होता है 50 एम्पियर से लेके और 1000 एम्पियर तक। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा करंट का फ्लो होता है। कभी भी जब हमको वेल्डिंग करना चाहिए तो अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए अपने आप को इंसुलेट करके रखना है। यानी कि हमें जूता पहनना है, हमें ग्लव्स पहनना है, ताकि हमको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और अब हमारे शरीर से इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जब भी हमें काम करना है तो वियर ग्लोव्स, सेफ्टी बूट हमें पहनना है ताकि वो हमारे पैरों से वो ग्राउंड ना हो जाए बिजली। जो भी ऑल वार्निंग ऑन द वेल्डिंग मशीन हो उसको फॉलो करें ताकि हमें सेफ्टी इंश्योर हो पाए। अब आइए दिखाते हैं इम्प्रॉपर कनेक्शन और अनप्रोटेक्टेड टर्मिनल्स। इस तरह से आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बिजली का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड टर्मिनल्स हैं और यहाँ पे केबल भी सही नहीं है उतना, यहाँ पे अच्छे से ज्वाइंट नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टर्मिनल जो है अच्छे से कोई भी टच हो जाने से और इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस रहेगा। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। अगर दो तारों को सही से न जोड़ा जाए तो इस तरह से आग लगने का हमेशा चांस रहता है। तो हमें जो सही मटेरियल है उसी से हमें सही से कनेक्शन करना चाहिए। अगला जो हजार्ड है वो है आर्क रे। तो जैसा जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइटें निकलती हैं और हमारे आँखों में लगता है। तो इसीलिए हम लोग फेस शील्ड का यूज़ करते हैं, उसमें एक ग्लास का यूज़ करते हैं ताकि हमारे आँखों को उतना नुकसान ना हो पाए। तो अगर आर्क लगता है आँख में तो हमें आर्क आई इंजरी होती है, आँख की इंजरी होती है, स्किन बर्न हो सकता है। और जो वेल्डिंग से जो लाइट निकलता है वो सूरज से ज़्यादा तीखा होता है, ज़्यादा चमकीला होता है, जिससे जो कि हमारे आँखों को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हमें प्रोटेक्शन लेना है, एक शील्ड लगाना है आँख के ऊपर, और जो कि वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। तो इसका शेड नंबर क्या होना चाहिए, जो ग्लास होता है ना उसका शेड नंबर होता है, तो उसका शेड नंबर वो 10 टू 14 होना चाहिए, उसका नंबर होता है। तो ये हमें इसी रेटिंग का, ये जैसे ग्लास इसमें देख रहे हैं ना, ये इसकी रेटिंग होती है और यहाँ भी जो ग्लास होता है उसकी रेटिंग होती है। तो वो 10 टू 14 के बीच में चुनना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट।
और उसके बाद वियर करेक्ट आई एंड बॉडी प्रोटेक्शन, जैसे कि हमें जो भी एप्रॉन वगैरह पहनना है, लेग गार्ड पहनना है, लेदर का ग्लव्स पहनना है, वो सारी चीज़ें हमें पहननी चाहिए। अब वेल्डिंग के दौरान फायर और एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो इसको हम लोग कैसे बचाएं? स्पार्क जो भी होता है वो आपको 35 फीट फ्रॉम द अवे जो है वो मतलब कि फैल सकता है, तो लगभग 35 मीटर की दूरी में कोई सामान ना रहे। अब बात आगे, जितना हाइट बढ़ेगा ना उतना दूर तक और ज़्यादा कवर करेगा, तो आपको एज प्रैक्टिकल पॉसिबल हो जहाँ तक कि उसका स्पार्क जाए उतने एरिए को आपको क्लीन रखना है, और या उस एरिया में किसी तरह का खतरा मतलब कि फ्लेमेबल गैस या कुछ जलने वाला चीज़ न रहे। अगर है तो आप दूसरा टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वहाँ वाटर का स्प्रे कर दीजिए, वहाँ फायर वाचर को लगा दीजिए, वो होस पाइप से गीला करता रहेगा और काम भी होता रहेगा। अब जहाँ भी वेल्डिंग करना है वहाँ से फ्लेमेबल मटेरियल को हमें हटाना पड़ेगा। तो फ्लेमेबल मटेरियल या तो हम हटा सकते हैं, अगर नहीं हटा सकते हैं तो वहाँ पे उस एरिए को जहाँ फ्लेमेबल मटेरियल है वहाँ पे सील्डिंग करना पड़ेगा, मतलब एक बैरियर देना पड़ेगा जिससे कि जो स्पार्क हो या स्वेटर हो वो वहाँ तक ना पहुँच पाए, जिससे कि आग ना लगे। और जहाँ भी हम काम करेंगे वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर जो है रखेंगे, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर वो भी जिस तरह का आग हो सकता है वहाँ पे वो रखना है। और फायर वाचर जो है, एक फायर वाच रेडी, यानी कि होस पाइप चार्ज करके जो फायर का होस पाइप होता है वहाँ पे रखना है। अब वहाँ पे आप चाहे पाउडर रख सकते हैं, चाहे तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ABCD सब रख सकते हैं, जिससे कि किसी तरह का आग लगे तो बुझाया जा सकता है। अगर पैनल वगैरह में आग लगने का चांस हो तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रखना चाहिए। जब हमको वेल्डिंग करना है तो हॉट वर्क परमिट लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे नेक्ड फ्लेम आ रहा है, मतलब कि फ्लेम जो है ओपन रहता है यहाँ पे, और कभी भी चांस रहता है कि फ्लेमेबल या कंबस्टिबल मटेरियल में आग लग जाए, और इसीलिए हॉट परमिट लेते हैं ताकि काम करने के पहले जो परमिशन आपको दे रहा है वहाँ से सारे फ्लेमेबल मटेरियल को वहाँ से हटाया जा सके, और तब आपको काम करने के लिए वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। अगर हम वेल्डिंग किसी कन्फाइंड स्पेस में कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए जो कन्फाइंड स्पेस के लिए होता है, जैसे कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी कि या तो नेचुरल या मैकेनिकल दोनों हो सकता है, गैस की टेस्टिंग होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन की टेस्टिंग होगी, एक्सप्लोसिव टेस्टिंग होगी। तो वो जो आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेना है एज़ पर द कन्फाइंड स्पेस। और जहाँ भी वेल्डिंग आप कर रहे हैं अगर कंप्लीट कर लिया तो आपको 30 हमको वहाँ पे चेक करते रहना है। हो सकता है कोई आग जो है वहाँ पे सुलग रहा हो, हमको पता ना चले, तो कम से कम आधे घंटे तक वहाँ पे आप चेक करते रहिए ताकि फिर से आग ना बढ़ जाए। अब जो वेल्डिंग करते हैं उसमें से बहुत आवाज़ भी निकलता है, नॉइज़ आता है, चरचराहट की आवाज़ आती है, तो इसको बचने के लिए जो है हमें भी प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे कि ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हैं और या ईयर मफ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं कि जो कि ये नॉइज़ जो है हमारे कानों को डैमेज न करे और हमारे कानों को सेफ़ रखे। इसके लिए हम लोग ईयर प्लग लगा के और नॉइज़ का लेवल को रिड्यूस कर देते हैं। अब इसके चलते हेल्थ हजार्ड भी होता है, मतलब हमारे शरीर में कुछ रोग भी हो सकता है, इल हेल्थ भी हो सकता है। तो वेरियस बहुत सारे टॉक्सिक गैसेज जो है वो निकलता है, और गैस जो निकलता है वो डिपेंड करता है कि एक तो जो मटेरियल है जो जिस पे हम वेल्ड कर रहे हैं वो कैसा है, यानी कि उसके ऊपर पेंट होगा तो पेंट का स्मेल आएगा, उसका गैस निकलेगा। जो फ्लक्स मटेरियल यूज़ किया गया है इलेक्ट्रोड के ऊपर उसका जो है स्मेल आएगा। तो यही सारे फ्यूम और गैसेज जो है हमारे फेफड़े में जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ये इसकी जो है सीवियरिटी क्या होगी ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेटल पे मार रहे हैं, वहाँ पे किस तरह का पेंटिंग है या कौन सा फ्लक्स मटेरियल, तो उसका MSDS देखने से भी मालूम चलता है। तो इससे क्या होता है, ये गैस जब हमारे अंदर जाते हैं तो जो लंग है उसमें इन्फ्लामेशन मतलब जलन होने लगेगा, पल्मोनरी इडेमा हो जाएगा, क्रोनिक ब्रोंटिसिस हो जाएगा, एस्फेक्सिएशन होगा। अब आइए जानते हैं प्रिवेंटिव मेजर। दो तरह के मेजर होते हैं, एक प्रिवेंटिव मेजर और एक होता है प्रोटेक्टिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर में क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कुछ होने का चांस रहता है, तो उसके होने के पहले
हमारा जो कंट्रोल मेजर रहता है, जो हमारी तैयारी रहती है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर, माने एक्सीडेंट ना हो इसके पहले। और एक्सीडेंट होने के बाद का जो कंट्रोल मेजर होता है वो हमारा होता है प्रोटेक्टिव मेजर। जैसे आग ना लगे इसके लिए हम लोग फ्लेमेबल मटेरियल वगैरह को सब हटा देते हैं, लेकिन आग लग जाए तो इसको हम लोग इसके कंसिक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फायर वाचर या फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर वाचर, ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव कंट्रोल मेजर है। जबकि हमने जो फ्लेमेबल मटेरियल को हटाया, कम्बस्टेबल मटेरियल को हटाया, वो हमारा प्रिवेंटिव मेजर था। तो प्रिवेंटिव मेजर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्लैक्स मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कई जगह पे आर्गन का यूज़ करते हैं, कई जगह पे उसके ऊपर कई तरह के मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो ये फ्लक्स मटेरियल हम ऐसा यूज़ करें जो कि बहुत कम खतरनाक हो, मतलब उससे टॉक्सिक गैसें ज़्यादा ना निकलते हों, या निकलते हों तो हमारे उसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा ना हो, है ना। ऐसे अगर ज़्यादा टॉक्सिक वाले हो तो उसके जगह पे कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसका इफ़ेक्ट कम होता हो। उसके बाद प्रोसेस को मॉडिफाई करें, इंजीनियरिंग करें जिससे कि कम से कम खतरा हो पाए। उसके बाद प्रोसेस को मॉडिफाई करें इंजीनियरिंग के माध्यम से, जिससे कि बहुत ही कम कॉन्सिक्वेंस है अगर कुछ होता भी है तो। उसके बाद लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे फ़ैन जो है वहाँ के धुएँ को बाहर निकालेगा, जिससे कि उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जनरल डाइल्यूशन वेंटिलेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नेचुरल डाइल्यूशन वेंटिलेशन इसको बोल सकते हैं, कि हवा मतलब पूरी तरह से विंडो वगैरह ओपन रहेगा जहाँ भी हम काम करेंगे, और जो फ्यूम निकलेगा वो बाहर निकलता जाएगा अपने आप नेचुरली। उसके बाद हम लोग सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करें, जिससे कि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। अब आइए जानते हैं प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो हम कपड़े पहनेंगे वो हमें स्पार्क, स्पेटर और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करेगा। इंसुलेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक हमें करेगा। और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है ये सारे चीज़ हो सकते हैं, जैसे कि तो ये फायर प्रूफ क्लोथिंग हो सकता है, जिसमें स्लीप, कफ और फ्रे ये सब नहीं होगा। वर्क सेफ्टी बूट होगा, वेल्डिंग ग्लव्स और जैकेट होगा, वेल्डिंग कैप, हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस होंगे, ईयर प्रोटेक्शन होंगे, जिसमें हम लोग ईयर प्लग और ईयर मफ का यूज़ करेंगे। अब आइए जानते हैं जनरल रिक्वायरमेंट फॉर आई प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल। तो आई प्रोटेक्शन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग फेस शील्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक काला ग्लास होता है जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रे से हमें बचाता है। तो अब इसका मैंने बताया कि उसका शील्ड नंबर होता है। तो जो शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, तो अगर हम ये साइज़ का 1/16, 3/32, 1/8 इस सब का इस तरह का अगर इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसका शील्ड नंबर 10 बोल के मार्केट से वो शील्ड खरीदना है, वो ग्लास खरीदना है। उसके बाद अगर आर्क वेल्डिंग हो रहा है नॉन फेरस मटेरियल्स का, और ये साइज़ का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 11 नंबर ग्लास यूज़ करते हैं। अगर आर्क वेल्डिंग फेरस और ये साइज़ का यूज़ हो रहा है तो उसमें 12। सोल्डरिंग कर रहे हैं तो उसमें सोल्डरिंग में क्या है, ज़्यादा फ्लैश नहीं आता है, ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रे नहीं निकलते हैं, वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है, तो उसका शेड 2 ले सकते हैं। अगर टॉर्च ब्रेजिंग कर रहे हैं तो 3 और 4 का ग्लास। हेविंग कटिंग 6 इंच और ओवर का कर रहे हैं तो 5 और 6 का हमें यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जितना ये शेड नंबर बढ़ेगा ना, उतना ही ज़्यादा वो ग्लास डार्क होगा, और जितना शेड नंबर कम होगा ना, उतना ही उसका डार्कनेस जो है कम होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये सा ग्लास होता है काले कलर का, और इसका जो है शेड नंबर 7, 8, 9 इस तरह का मार्क रहेगा, और वही ग्लास आपको ख़रीदना होता है। वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हमें इन सब चीज़ों को चेक करना है। जैसे हमें मशीन चेक करना है, और केबल चेक करना है, देखना है कि उसकी मोटाई ठीक ठाक है कि नहीं है, कि उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पतले तार का वहाँ यूज़ नहीं करते, क्योंकि करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, और करंट जितना ही ज़्यादा फ्लो होगा वायर उतना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए, नहीं तो अगर हम पतले तार का यूज़ करेंगे तो वो गल जाएगा तुरंत। मशीन जो है प्रॉपरली इंसुलेटेड होना चाहिए, जो वायर है उसका इंसुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए, और मशीन में डबल अर्थिंग होनी चाहिए कम से कम, और देखा जाए तो ओवरऑल कंडीशन अच्छा होना चाहिए मशीन का। उसके बाद अगर कहीं भी तार कटा हो, जो भी हमारा वेल्डिंग का तार है वो अगर कटा हो, तो हमें देखना चाहिए कि कटने के बाद जो वहाँ पे जॉइंट किया गया है और उसका जो इंसुलेशन किया गया है वो इक्वल होना चाहिए तार के, यानी कि तार का जितना इंसुलेशन है उतना ही इंसुलेशन वहाँ भी करे, ताकि किसी तरह का खतरा ना हो। और कभी भी जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उसके 10 फीट तक
आपको तार में जॉइंट नहीं रखना है, क्योंकि हमारे पास में ही अगर कोई जॉइंट रहेगा, अगर हमारे शरीर में टच हो गया तो हमें झटका लगने का, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस रहेगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उससे 10 फीट तक किसी तरह का जॉइंट नहीं रखना है। अगर हम ऐसे जगह पे वेल्डिंग कर रहे हैं जहाँ बहुत ही गीला हो या बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी हो, यानी कि हवा में नमी ज़्यादा हो, जैसे बारिशों के समय होता है, तो ऐसे समय में हमें एडिशनल प्रोटेक्शन लेना है। जैसे कि हमें रबर पैड का यूज़ करना है, बूट का यूज़ करना है, ताकि हमारे जो पैरों से बिजली पास ना हो पाए। वर्कर को आर्क रेस से बचाने के लिए, जो भी उसमें अल्ट्रावायलेट किरण निकलता है, तो उसके लिए उनको एक सही जो है शील्ड देना चाहिए या उनको गॉगल्स देना चाहिए, ताकि वो जो अल्ट्रावायलेट है उनके आँखों में ना लगे, यानी कि आर्क आई ना हो। इलेक्ट्रोड होल्डर जो हम इलेक्ट्रोड पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसको हम ख़रीदते हैं तो ये भी हमें देखना है कि वो क्या मैक्सिमम जो करंट उसमें फ़्लो होगा उसमें भी वो पास हो सकता है कि नहीं, उसके करेक्ट रेटिंग का होना चाहिए। और उसका जो ग्रिप है जहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक प्लास्टिक का कवर रहता है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन रहता है, तो वो देखना है कि उसका जो इंसुलेशन है वो मैक्सिमम वोल्टेज को बियर कर पाएगा नहीं, सही है कि नहीं है। आर्क वेल्डिंग या कटिंग के जो केबल हैं वो अच्छे से इंसुलेटेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और ताकि वो मैक्सिमम करंट को हैंडल कर पाए और उसके ड्यूटी साइकिल को वो बियर कर पाए। तो इस तरह से वो इतना मजबूत होना चाहिए, और उसके कोई भी अगर मेटल पार्ट एक्सपोज हो रहे हैं अगर वेल्डिंग मशीन का, तो पूरी तरह से कवर होना चाहिए, जिससे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस ना हो। जब हम वेल्डिंग मशीन को ग्राउंड करते हैं तो मिनिमम 2 ग्राउंड वायर का यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि अगर एक फेल भी हो जाए तो ये काम करे, और सही जगह ग्राउंड करना चाहिए। और जब हम जो ग्राउंड तार का यूज़ करेंगे वो तार भी इतना मजबूत होना चाहिए। मान लेते हैं कि 440 वोल्टेज हमारा मैक्सिमम करंट है, तो 440 वोल्टेज को वो डिस्चार्ज कर पाए, यानी कि तार उतना ही सफिशिएंट मोटा होना चाहिए ताकि वो उस वोल्टेज को बियर कर पाए। तो ये हमें ध्यान दे के तब वेल्डिंग अर्थिंग केबल का चुनाव करना चाहिए। और जब भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिक कंड्यूट को, स्ट्रक्चर को, पाइपलाइन को, या जिसमें गैस पाइपलाइन ऐसा जिसमें फ्लेमेबल गैस हो, लिक्विड हो, उसके थ्रू हमें ग्राउंड नहीं करना चाहिए। जहाँ भी हम अर्थिंग करेंगे वो हम ये देखेंगे कि उसका रेसिस्टेंस वैल्यू जो है जितना कम हो, यानी कि 1 2 3 4 5 ओम अगर इस तरह का रहता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो जितना कम उसका रेसिस्टेंस हो उतना अच्छा रहेगा। अगर उसमें कि कोई वेल्डिंग मशीन मान लेते हैं कि 3 केबल है, एक उसमें अर्थिंग का हो, तो एक ही अर्थिंग उसके बाद बॉडी करना चाहिए। अगर एक तो क्योंकि उसमें ऑलरेडी है ही, और एक हम अलग से कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें केवल 2 ही वायर आए हों तो हमें बॉडी को डबल अर्थिंग करना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ फॉल्ट करंट जो है वो पास हो पाए ग्राउंड में। जब वेल्डिंग मशीन यूज़ में ना हो तो वेल्डिंग मशीन को बंद कर दिया जाना चाहिए, और उसके इलेक्ट्रोड्स को निकाल देना चाहिए, और होल्डर को सही जगह पर रख दिया जाना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंटली उसको छुए नहीं।